अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नुमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नुमान जलील। चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हमने सबसे बेसिक चीज़ को लास्ट क्लास में डिस्कस किया। दैट वाज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन कैन बी ऑफ रिवर्सिबल, रिएक्शन कैन बी ऑफ इरिवर्सिबल। और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर आप तमाम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो रिवर्सिबल होंगे। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट लॉ अप्लाई होते हैं, जिसमें हम आज लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट को समझेंगे पहले हम कि व्हाट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेट। ये स्टेट क्या है, ये इक्विलिब्रियम क्या है, ये डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, स्टेट का मतलब होता है हालत, किस हालत में है अभी रिएक्शन। इक्विलिब्रियम मुतवाजन, लफ्ज को तोड़ लिया करें। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस कंडीशन और स्टेट का मतलब है कि हालत, कि ऐसी चीज जो कि अभी बैलेंस कंडीशन में है उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द केमिकल या अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, या हम केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। लेट्स से एक रिएक्शन है, ए जा रहा है बी में, मतलब ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। ये एक बेसिक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन हमने डिस्कस किया। नाउ अगर हम यहां बात करते हैं दैट इज ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन है। और यहां अगर हम डिस्कस करते हैं दैट इज टाइम, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले लेते हैं एंड देन यहां पर हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस के ऊपर। अब यहां पर एक बेसिक रूल है इक्विलिब्रियम स्टेट को समझने के लिए कि इनिशियली जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया देयर इज नो बी, कोई बी नहीं था, मतलब प्रोडक्ट बना ही नहीं। अब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर ए की कोई ना कोई कंसंट्रेशन थी, चाहे वो 1 मोल थी या 1000 मोल थी, बट कोई ना कोई कंसंट्रेशन थी। हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कोई भी कंसंट्रेशन को। लेट्स से दिस इज द वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस में हमने कंसंट्रेशन की, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहां पर ही कंसंट्रेशन थी, कुछ भी हो सकती है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम स्टेट हमें यह चीज समझना बहुत जरूरी है। यहां ए है और यहां इनिशियली यहां पर आपके पास बी हो। याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस लार्ज ब्रैकेट को यूज करेंगे आप मोल पर डीएम क्यूब, मतलब कंसंट्रेशन का लफ्ज जब भी इस्तेमाल करेंगे तो लार्ज ब्रैकेट का मतलब यह है कि यह मोल पर डीएम क्यूब मोलैरिटी को शो करता है। लार्ज ब्रैकेट मोलैरिटी को शो करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन में भी काम भी आएगा। अब यहां पर यकीनन शुरुआत में ए की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ है, बी की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ए बी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट होना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है और जो प्रोडक्ट बन किससे रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है ए से बन रहा है। तो प्रोडक्ट जो ए से बन रहा है, इसको डबल एरो से शो कर देते हैं, प्रोडक्ट जो ए से बन रहा है, इसका मतलब है ए की कंसंट्रेशन डाउन होना शुरू हो जाएगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बी बन रहा किससे, ए से बन रहा है। तो हम यहां से क्या करना शुरू कर देंगे, बी अप होना शुरू हो जाएगा एंड ए डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन होती रहेगी एंड देन एक वक्त आएगा कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसके भी अब देखें एक वक्त आएगा कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। नाउ दिस इज द ग्राफ, ये एक ग्राफ है आपके सामने, जरा गौर से देखिएगा। बी बढ़ता गया, बी क्यों बढ़ रहा है, क्यों ए कम हो रहा है, क्यों ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। ए कैन बी सिंगल, ए कैन बी डबल। तो ए से बी बनता गया। एक वक्त आया, जब यहां देखें आप, एक वक्त आया कि अब ना ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना ही बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। इट मींस यहां पर ए और बी हो गए कांस्टेंट हो गए। इनकी कंसंट्रेशन अगर आप एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो दैट इज द कंसंट्रेशन, ये इसी कंसंट्रेशन है। यहां देखें तो ये दैट इज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जो है हमारे पास, अब रिएक्शन जो है, जो बी का बनना और ए का खत्म होना, दोनों का रेट क्या हो गया, बराबर हो गया। अब वो एक ही रेट से बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं ए और बी, चाहे ए की बात करें चाहे बी की बात करें। नाउ दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब ए का बी में कन्वर्ट होना और बी का ए में कन्वर्ट होना, दोनों का रेट बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब मुतवाजन कंडीशन आ जाए। अब यहां देख रहे होंगे ए और बी जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास नॉर्मली कहते हैं इक्विमोलर कंसंट्रेशन। इक्विमोलर कंडीशन मतलब कि इन दोनों के ऐसी कंडीशन जहां पर मोल्स बराबर हो गए हैं, अब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई है। बट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। इनिशियली ए कुछ था, बी कुछ भी नहीं था,
टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्शन हुआ तो दोनों ए कम होना शुरू हो गया, बी बढ़ना शुरू हो गया, और एक वक्त ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। दैट कांस्टेंट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको ही कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? अब यहां पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट का बहुत मैटर आएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या कंडीशन होती है, दोबारा से लास्ट तो सुन ले। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट को समझने के बाद अगर हम बात करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को समझने के बाद अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, हम इसको पर डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन वाज फॉर्मुलेटेड बाय टू केमिस्ट। फर्स्ट वन इज Goldberg and second one is Wage. There were two scientists who formulated law of mass action. Law of mass action को समझने के लिए आपको लफ्ज एक्टिव मासेस भी आपको समझना बहुत जरूरी है। What is active masses? We will discuss in a short while. So active masses का लफ्ज आएगा। अब ये फॉर्मुलेशन जो की गुलबर्ग ने एंड वेज ने की, उसमें क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये मास एक्शन क्या है और लॉ क्या है? दिस इज द लॉ, इसको हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम लॉ से हम पता होना बहुत लाजमी है। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, दीज बोथ नेम आर सेम। ये एक ही लॉ के नए दोनों नाम है हमारे पास, दोनों ने दिए। अब यहां पर इससे समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पहले स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। स्टेटमेंट के पहले हिस्से में लॉ की हमने पहले डिस्कस किया, ये जो फॉर्मुलेशन हुई इसमें ये डिस्कस किया गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए उस रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस या रिएक्टेंट की मोलैरिटी या रिएक्टेंट के मोल्स का होना बहुत जरूरी है। लेट्स से एक छोटी सी घरेलू किस्म की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको चाय बनानी है घर पे, तो चाय बनाने के लिए यू नीड सम वाटर, आपको पानी चाहिए। पानी के अंदर फिर आपने कुछ एडिशन करनी है, चाहे वो चाय करें, फिर उसके बाद आप दूध वगैरह करें। सो वाटर और मिल्क, दीज आर द इंग्रेडिएंट यू मस्ट हैव टू मेक द टी। टी बनाने के लिए आपको चाहिए। सो यहां पर किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ स्पीशीज। अब वो स्पीशीज रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा ही नहीं, पहली बात ये हो गई। अब यहां पर कहा जा रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के या कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या कहते हैं हम? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन, वो किस पे कर रहा है? रिएक्शन। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड अगर आपको समझ नहीं आता तो इट मींस कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। एक कम हो रही तो दूसरी भी कम होगी, तो डायरेक्ट। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल to the product of active masses of reactants। अब प्रोडक्ट भी हो सकते हैं यहां पर, बात समझिएगा जरा, समझने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट का लफ्ज जहां पर आएगा इसका मतलब है रिएक्शन के होने की स्पीड या वेलोसिटी या रिएक्शन होने की सलाहियत। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक रिएक्शन यहां पर लिख लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हमारे पास कि A प्लस बी ये जा रहा है P मतलब प्रोडक्ट के अंदर। वो कह रहे हैं कि जो रिएक्शन के होने का रेट है वो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप रिएक्टेंट्स की आपके पास एक्टिव मासेस हों। एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई आपने करना है। अब ये एक्टिव मासेस क्या है मैं पहले लिख चुका हूं। एक्टिव मासेस हम नॉर्मली इस्तेमाल करेंगे लफ्ज, ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प आउट करेगा और आपको ये एमसीक्यूज के में हेल्प आउट करेगा। एक्टिव मासेस का लफ्ज जहां पर भी आएगा इसका मतलब है बात की जा रही है मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर डीएम इनवर्स की बात हो रही है, मतलब मोलैरिटी की बात हो रही है, ये मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है कि एक्टिव मासेस या मोल्स की बात हो रही है, या दूसरे लफ्जों में क्वांटिटी की बात हो रही है।
समझिए अगर हम इनके इन टर्म ऑफ गैसेस बात करते हैं तो एक्टिव मासेस के लफ्ज जब आएगा तो मोल पर डीएम क्यूब, और हम हमेशा इस लार्ज ब्रैकेट से इसको शो करेंगे। किस ब्रैकेट से? लार्ज ब्रैकेट से। सो यहां पर अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को शो करना चाह रहा हूं तो लार्ज ब्रैकेट के अंदर ए, बी की कंसंट्रेशन को शो करता हूं तो लार्ज ब्रैकेट में बी। इन केस, अब ये बात समझ लें, इन केस अगर ए से पहले 2 लिखा होगा, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो ये लार्ज ब्रैकेट की कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, इस 2 को कैसे मेंशन करेंगे? इसको 2a इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, हम हमेशा जो मोल्स होते हैं इसको क्या बना देंगे? पावर बना देंगे। सो दैट आर द वे टू इंट्रोड्यूस एक्टिव मासेस इनटू अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास है, जो लॉ ऑफ मार्क्स सेक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट जो है ये आपका ये वाला प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई रिएक्टेंट्स जितने हैं, ये जैसे बीच में प्लस आ रहा है, प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और एक्टिव मासेस मतलब मोल्स पर डीएम क्यूब। सो इस एक ब्रैकेट का मतलब है मोल पर डीएम क्यूब। स्क्वायर आ जाएगा तो हम स्क्वायर कर देंगे उसको भी, और क्यूब आ जाएगा तो उसको भी क्यूब कर देंगे। सर ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूं कि यूनिट जब आप बना रहे होते हैं, फाइनल यूनिट के का या कांस्टेंट का, सो आपको ये बहुत हेल्प आउट कर रहा है। ब्रैकेट को आप समझ लें सर ये ब्रैकेट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब है, एक ब्रैकेट, एक लार्ज ब्रैकेट है। अब नाउ स्टेटमेंट के बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में हम एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन कौन सी लेंगे हम? डेरिवेशन करेंगे हम लेते हैं, लेट से आपकी बुक में है m मोल ऑफ a n मोल ऑफ b, इट रिवर्सिबली गोज टू c मोल ऑफ x एंड d मोल ऑफ y। कुछ भी ले सकते हैं आप इक्वेशन को। अब यहां पर शायद मैंने c और x डिफरेंट कर दिया। सो यहां पर ये इक्वेशन है, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट से पार्ट है और ये क्या है? प्रोडक्ट पार्ट है। यहां देखिएगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जरा बात समझिएगा इससे, और ये हो रहा है रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अब यहां पर देखें तो ये एक रिएक्शन हमारे पास सामने है, एक डमी रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन है। अब यहां पर मैं कहता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, मतलब यहां से यहां जा रहा है। अब ये जो चीज बन रही है ये फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से बन रही है। ये किस वजह से बनेगी? ये मैंने वही एग्जांपल ले, चाय कब बनेगी? जब आपका दूध और पानी होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है ए और बी पे, मतलब रिएक्टेंट पे कर रहा है। तो यहां पे लिख सकता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं और ब्रैकेट डाल रहा हूं, जरा गौर से कीजिएगा, बता चुका हूं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट होंगे तो फॉरवर्ड जाएगा ना। इसी तरीके से अगर मैं इसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं आर एफ कह देता हूं तो मसला तो नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो मैंने के यूज कर लिया, के इज कांस्टेंट। अब फॉरवर्ड के लिए मैं यहां छोटा सा एफ यूज कर लेता हूं। रिएक्टेंट क्या क्या है? रिएक्टेंट हमारे पास है ए और यहां पर प्रोडक्ट मैंने बताया था बी, प्लस नहीं डालेंगे आप। अब ए के मोल कितने हैं? m, तो पावर m आ जाएगी। b के मोल कितने हैं? n, तो पावर n आ जाएगी। इसको आप भले इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें आप या नहीं दे, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन भी हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर, वो क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बैकवर्ड रिएक्शन जो आ रहा है वो यहां आ रहा है, इसका मतलब ये चीज बन रही है। ये ए और बी कब बनेंगे? जब एक्स और वाई इसको बनाएंगे या एक्स वाई होंगे तो ए और बी बनेंगे। मतलब रिवर्स रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, पी पे डिपेंड कर रहा है। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे पास राइट हैंड साइड पे, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से आर में बी लिख देता हूं एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाने से मैं के बी कर दूं, और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कौन कौन है? प्रोडक्ट में एक्स है और प्रोडक्ट में y है। x के मोल कितने हैं? स्मॉल में जितने भी मोल्स हैं, x के मोल c हैं, y के मोल क्या हैं? हमारे पास d मोल है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। यहां तक अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है कि देखें दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स पे और बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि यहां से वहां जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन पे डिपेंड जा रहा है, तो वो लेफ्ट हैंड में जो चीज होगी उस पर डिपेंड करेगा, मतलब रिएक्टेंट्स पे। इसी तरीके से प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट की तरफ आना है तो प्रोडक्ट होंगे तो रिएक्शन करके वापसी आएगा वो। तो ये दो तरह के रिएक्शन हो गए, बट हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको इक्विलिब्रियम स्टेट बता चुका हूं कि एट इक्विलिब्रियम
हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड भी है, रेट ऑफ बैकवर्ड भी है। लेट्स राइट इट डाउन, हम इसको जल्दी से लिख लेते हैं। के एफ ये बराबर है a की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू के बी, और इसमें हम क्या करते हैं x की पावर c और y की पावर d। नाउ ये एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम लॉ को पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो। ये ग्राफ में भी समझाया था मैंने आपको। तो जब ये बराबर, इसको हम रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूले को, तो के एफ डिवाइडेड बाई ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, के बी हो जाएगा, एंड देन ये के एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके, इक्वल टू के डिवाइड हो जाएगा। तो ये x एज इट इज रहा, y एज इट इज रहा, और ये जो चीज पूरी स्पीशीज थी मल्टीप्लाई और थी के एफ से, तो ये के एफ से दूसरी तरफ जाके हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। दैट इज x, दैट इज a की पावर m एंड b की पावर n। नाउ यहां गौर से देखें तो यहां दो हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं, एक के एफ और एक के बी। दीज बोथ आर कांस्टेंट, तो इनके लिए कलेक्टिव कांस्टेंट हम यूज कर देंगे। हम यहां देखें, इसको यहां ले जाएं, इसके लिए कलेक्टिव कांस्टेंट हम के सी यूज करेंगे। के सी इज इक्वल टू एक्स की पावर सी, y की पावर d डिवाइडेड बाय a की पावर m एंड b की पावर n। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लॉ। ये इक्विलिब्रियम लॉ है, या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, या लॉ ऑफ मास सेक्शन है। जरा आप गौर से देखें तो एक जनरल इक्वेशन, अगर जनरल फार्मूला बनाना है वो कैसे बनाएंगे। x एंड y क्या चीज थे, x एंड y प्रोडक्ट थे, a और b क्या चीज थे, रिएक्टेंट थे। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो दिस इज द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कौन सा है, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज है कि इट्स अ रेशो, ये कंसंट्रेशन का रेशो है, प्रोडक्ट ऑफ द एंड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट न्यूमिनेटर में आएगा और डिन्यूमिनेटर में क्या आएगा, रिएक्टेंट, बट कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन किस तरह लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी रिएक्शन होगा तो मेन स्पीशी आएगी ब्रैकेट के अंदर, और उसके मोल्स क्या बन जाएंगे, उस मोल्स पहले जो वर्ड लिखे जाते हैं, वैल्यूज लिखी जाती है 1 2 3, अगर कोई नहीं लिखा तो 1 नहीं लिखा जाता, 1 होता है वो। तो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, वो उसकी पावर बन जाती है। तो दैट इज द वे टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन, केसी एक्सप्रेशन। सो केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का मालूम होना बहुत जरूरी है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला केसी। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, केसी इज डिफाइंड, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द मोलर इज द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास केसी। यहां पर एक लफ्ज आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और इन आवर नेक्स्ट केस, हम नेक्स्ट केस को समझने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज, हमने केसी तो पढ़ लिया, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि केसी क्या चीज होती है। यहां मैं केसी को दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक लफ्ज होता है केपी। केपी इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास गैसेस के लिए, क्योंकि हम नॉर्मली मोलर कंसंट्रेशन लिक्विड्स के लिए ले रहे होते हैं, हम गैसेस के लिए नहीं ले रहे होते। सो हम केपी यूज करते हैं गैसेस के लिए। तो यही अगर हम यही इक्वेशन जो मैंने मिटा दी, चले दोबारा लिख देते हैं, एम ए प्लस एन बी, ये जा रहा है एक्स सी एक्स, हम यही यूज किया था हमने, प्लस डी वाई, हमने ये इक्वेशन यूज की थी। अगर मैं समझता हूं, ये एज्यूम करता हूं कि दीज ऑल आर गैसेस, सो आई वुड रिकमेंड टू यूज केपी इंस्टेड ऑफ केसी, बिकॉज ये गैसेस हैं सारी की सारी, और इसको गैसेस को हम यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखी होती हैं और लिखनी चाहिए आपको, जो कि आपकी बुक्स में भी कभी कभार होती है। तो केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसेस। सो गैसेस की मोलर कंसंट्रेशन तो होती नहीं, बट इनकी क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं हम। चैप्टर 2 के अंदर पार्शियल प्रेशर यकीनन आपने पढ़ा होगा। पार्शियल प्रेशर किस तरह लिखेंगे हम, पार्शियल प्रेशर को हम स्मॉल p ऑफ a डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से, स्मॉल p ऑफ b n पावर, सॉरी ये p है, p की पावर, ये p के नीचे b लिख देंगे। इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा x की p x एंड पी वाई, ये हमारे पास इसी तरीके से ये सी आ गया, ये हमारे पास आ गया, डी आ गया। नाउ हमने इसको ही केपी एक्सप्रेशन बनाना है, तो केपी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास ये थे, तो हम लिखेंगे पी एक्स की पावर सी, पी वाई की पावर डी डिवाइडेड बाय पी ए की पावर, हमारे पास ए की पावर एम है, यहाँ पे भी एम लिख देते हैं, और पी बी की पावर
एन, ये हमारा स्मॉल पी है, पार्शियल प्रेशर को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पर हमने पार्शियल प्रेशर यूज करके केपी निकाल लिया और केसी है। तो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, बिकॉज केपी क्या है, केसी क्या है, इसकी रिलेशनशिप अभी हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के अंदर रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट इट इज यूज्ड फॉर नॉर्मल लिक्विड्स और सॉल्यूशंस, बट इट इज यूज्ड फॉर द गैसेस स्पेशली। इनकी कन्वर्जन भी है जो हमारे कराची बोर्ड के अंदर कन्वर्जन फॉर्मूलाज के अंदर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते कि हाउ वुड यू कंपेयर या हाउ वुड यू कन्वर्ट केपी इनटू केसी, या हाउ वुड यू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। हम रिलेशनशिप अभी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास केपी और केसी की रिलेशनशिप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रब दिस थिंग। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पूरा समझ आना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन है उसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका रेट डिपेंड कर रहा है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, उस पर डिपेंड कर रहा है। और लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर दो तरह की रिएक्शन पढ़े हमने, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे, लेक्चर शुरू से चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सीक्वेंस बीच में से आएंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो सबसे पहले आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की आप लेक्चर को सुने, उसको समझे एंड देन इस लेक्चर पे करें, जंप नहीं मारना आपने। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप मतलब क्या ताल्लुक है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केसी और केपी के हमारे पास तीन केस हैं, जल्दी से खत्म कर देते हैं इस लेक्चर को। हमारे पास केस नंबर वन क्या कहता है, केस नंबर वन कहता है केपी इज इक्वल टू केसी। केस नंबर टू, तीनों केस लिख देते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर टू क्या कहता है, केपी इज ग्रेटर देन केसी। और केस नंबर थ्री कहता है Kp is less than Kc. Now these are the variables, these are the three cases. ये तीन केसेस है बच्चों, समझ लीजिएगा। अच्छा आसान है, बहुत सारे एमसीक्यूज में ये बहुत सारी चीजें आएंगी। इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा केस लग रहा है, या केस दे देगा, बोलेगा बताओ इक्वेशन कौन सी लग रही है। तो यहाँ पर तीन केस हैं, Kp is equal to Kc। अच्छा ये कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, Kp is equal to Kc, वैल्यूज विल बी गिवन। तो केस वन जो हमारे पास रिलेशनशिप है Kc एंड Kp का, ये Kp कब होगा Kc के, मैं एक जनरल रिएक्शन से आपको समझा देता हूं। A प्लस बी ये रिवर्सिबली जा रहा है C प्लस डी के। जब भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबली हो रहा है और वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है विद द सेम वॉल्यूम, सर वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट का वॉल्यूम मतलब और प्रोडक्ट का वॉल्यूम बराबर होगा। जैसे इसका कुछ भी नहीं लिखा था 1 मोल, इसका कुछ नहीं लिखा था 1 मोल, टोटल मोल कितने होगा 2, यहां टोटल मोल कितने हैं 2। सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कोई चेंज नहीं आए। रिएक्टेंट भी 2 मोल है, प्रोडक्ट भी 2 मोल है, रिएक्टेंट भी 1 मोल है, प्रोडक्ट भी 1 मोल है, रिएक्टेंट भी 5 मोल है, प्रोडक्ट भी 5 मोल है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली ना आ रही हो तो उस केस को हम कहते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc। ये Kp Kc के बराबर है, याद रखिएगा। पहली चीज, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कोई चेंजिंग ओवरऑल नहीं आ रही, सो Kp इज इक्वल टू Kc। नाउ द सेकंड केस इज Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो इसकी एक जनरल एग्जांपल कर लेते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बट मैं जनरल से समझा रहा हूं ताकि आपके सामने कोई भी इक्वेशन आए आप उसको डील कर सकते हो। A प्लस बी ये 3C में जा रहा है। जरा गौर से देखिए, इधर कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल, इधर कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 2, इधर क्या है टोटल मोल्स ऑफ 3। जब आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा हो विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, प्रोडक्ट में ज्यादा हो रहे हो, प्रोडक्ट की साइड पे आपके पास ग्रेटर नंबर ऑफ वॉल्यूम हो और रिएक्टेंट में कम हो, तो हम कहते हैं Kp इज ग्रेटर देन Kc। ये बहुत हेल्प करेगा आपको एमसीक्यूज के अंदर। Kp तब बड़ा है जब प्रोडक्ट में मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट में मोल कम है, रिएक्टेंट में हमारे पास कंडीशन कम है, हमारे पास प्रोडक्ट में बढ़ गई, तो इसमें कहते हैं हम Kp इज ग्रेटर देन Kc। और इस थर्ड केस के अंदर हम Kp इज लेस देन में, इसका उल्टा हो जाएगा, हम लिखेंगे 3a गोज टू b प्लस c। तो यह टोटल जो हमारा मोल है ये 2 है और यहाँ टोटल मोल कितने हैं हमारे पास 3 मोल है। तो रिएक्टेंट में मोल बढ़े हैं और प्रोडक्ट में मोल कम हो गए। रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्शन जब हुई तो प्रोडक्ट में मोल या वॉल्यूम कम हो गया, तो वो केस हमारे पास Kp इज लेस देन Kc आ जाएगा। ये तीन केस अच्छे से याद कर लेने आपने और बहुत सारे एमसीक्यूज आपके हाथ में सारे के सारे। जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ा। इक्विलिब्रियम स्टेट वो है जब लॉ ऑफ फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन बराबर हो जाते हैं। वो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया, जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, उस पर हमने अप्लाई किया। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि कोई भी रिएक्शन है उसका
रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मासेस को मोल पर डीएम क्यूब। देयर आर सो मेनी एमसीक्यूज जो कि इससे निकलेंगे और निकालने हैं आप लोगों ने। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। जब भी ये ब्रैकेट आएगी तो 1 मोल पर डीएम क्यूब आएगा। उसके बाद हमने डेरिवेशन की, डेरिवेशन से हमें मिल गया एक प्रोडक्ट, एक हमें पे ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। केसी बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कोई भी हो, रिएक्टेंट कोई भी, हमें उससे फिलहाल कंसर्न नहीं है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसी तरीके से अगर देखें तो हमारे पास केसी और केपी इस्तेमाल करते हैं हम गैसेस के लिए, और गैसेस के लिए हम कंसंट्रेशन नहीं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उसकी एक्सप्रेशन भी समझी। उसके बाद 3 केसेस पढ़े केपी एंड केसी के। तो केपी जब केसी के बराबर होता है तो कोई वॉल्यूम चेंजिंग नहीं होती। केपी बड़ा है केसी से तो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, और प्रोडक्ट के अंदर वॉल्यूम कम हो रहा हो तो हमारे पास केपी लेस देन केसी है। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो बार बार देखें इस चीज को, समझें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क टू मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।